प्रिय मित्रों, आज मैं उस केस की बात आपसे करना चाहूँगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंग्लैंड की घटना से संबंधित है। इंग्लैंड में एक लड़की जिसका नाम मरीना कॉपेल था और जो शर्लक होम्स के बेकर स्ट्रीट, जहाँ पे फेमस इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर शर्लक होम्स, जो एक्चुअल में राइटर थे, वो कोई पुलिस के आदमी नहीं थे, न ही वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, वो तो एक सिर्फ लेखक थे। तो शर्लक होम्स की बेकर स्ट्रीट जहाँ वो रहा करते थे, उसी के बैक साइड में यह मरीना कॉपेल एक कमरे में रहती थी किराया लेकर के। ये एक होटल में क्लीनिंग का काम करती थी। क्लीनर की नौकरी उनको एक होटल में मिली हुई थी और उसके अलावा वो अपने स्पेयर टाइम में एज ए मसाजर लोगों को मसाज करने का होटल में भी और घर पे भी करने का काम भी करती थी और साथ में वह एक अपर ग्रेड यानी कि अपर सोसाइटी की एक प्रोस्टिट्यूट भी थी। उनके क्लाइंट बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स और दूसरे रिच लोग होते हैं, कंपनीज के मैनेजर्स वगैरह और मालिक वगैरह, इस तरह के हाई क्लास सोसाइटी में वह उन लोगों को उनकी क्लाइंटेल में थे। इस पर्पस के लिए उन्होंने अपने जो क्लाइंट थे उनके लिए एक अलग से कमरा और प्लस एक बाथरूम जो है वो रखा हुआ था, यानी कि उनके उसी कमरे के साथ में 2 बाथरूम अटैच्ड थे। वहाँ पे वो रहती थी। उनके पति डेविड कॉपेल वह थोड़ा दूर रहा करते थे, वह भी काम करते थे और ये दोनों अक्सर हफ्ते में 1-2 बार मिला करते थे। कॉपेल का, इनके हस्बैंड का, इस बात पे कभी कभी झगड़ा भी होता था, खास करके अलग रहने पे। शायद वो इंसिस्ट करते हों कि तुम आके घर रहा करो, लेकिन इन्होंने वहीं पे अपना अलग से कमरा लेके और हफ्ते में 1-2 दिन वो अपने पति के पास चली जाती थी और उसी बात को लेकर के कभी कभी उनका मनमुटाव भी होता था। 1994 को एक व्यक्ति, पटेल नाम का व्यक्ति, हिंदुस्तानी व्यक्ति, वह इनके संपर्क में आता है, यानी कि वो इनको एज ए प्रोस्टिट्यूट ढूंढता हुआ आता है। संदीप पटेल ने जब इनसे संपर्क किया तो इन्होंने उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप करने के लिए इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पटेल गुस्से में आ गए। उन्होंने वहीं एक नाइफ लिया, चाकू लिया, जो एक साइड से तीखा था और दूसरी साइड पे ब्लंट था, जैसा कि किचन नाइफ होता है, और उससे इसको 140 वूंड लगाए। यानी कि मरीना को उसके रिफ्यूजल करने के कारण, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रिफ्यूजल करने के कारण, अपना क्लाइंट न बनाने के कारण गुस्से में उन्होंने 140 वूंड्स उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट किए।
अक्सर ऐसा रेज में होता है, इसको सेक्सुअल रेज बोलते हैं। और सेक्सुअल रेज जो कि काफ़ी सारी चीज़ों के हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको रहा हो, नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और उसके कारण जो उसकी अंडरलाइंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, उसके कारण उसको इतना गुस्सा आया कि उसने 140 वूंड से 140 स्टैब वूंड्स उस पर किए, जो गर्दन में भी थे और बाकी सारे शरीर पे भी थे। गर्दन में उसकी क्लेविकल ब्लड वेसल, सब क्लेवियन ब्लड वेसल्स कट गई, गर्दन की ब्लड वेसल्स कट गई और उनसे काफ़ी प्रोफ्यूज ब्लड निकला, जो कि कालीन पे, दीवारों पे, हर जगह जो स्ट्रगल में उसने स्ट्रगल की तो उसके इधर उधर मूवमेंट हुए, तो जहाँ जहाँ वो मूवमेंट्स में पहुँची वहाँ वहाँ ब्लड पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। उसके बाद ये पटेल चले गए वहाँ से, और किसी ने खबर किया तो पुलिस आई, और पुलिस ने आकर के सीन पे यह सब देखा और जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। पोस्टमार्टम हुआ, उनका पोस्टमार्टम वहाँ के जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट थे हैमिल्टन, उन्होंने किया, और उन्होंने ब्लड सैंपल, इस लड़की के ब्लड सैंपल्स के अलावा उन्होंने पाया कि उनकी एक अंगूठी में एक पूरा ह्यूमन हेयर रूट समेत वो फंसा हुआ है। ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसने, जो पटेल थे, उनके बालों को पकड़ा होगा सिर में हाथ डाल के, और उनका एक बाल इस अंगूठी में फंस करके और जड़ समेत निकल आया। उन्होंने इस हेयर को निकाला और अच्छी तरह से प्रिजर्व करके दे दिया। लेकिन उस वक्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इतने माइन्यूट से स्पेसिमेन से, ए सिंगल हेयर रूट से वो डीएनए निकाल पाए। लेकिन उस हेयर के नमूने को, उसको एग्जिबिट्स को संभाल करके रख दिया गया कि फ्यूचर में अगर कभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी तो इस पे शायद कभी काम किया जाए। ये नहीं भी हो तो वहाँ एक रिवाज है कि व्यवस्था है कि ऐसी एग्जिबिट्स को काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद पटेल पकड़े नहीं गए, उनको सज़ा नहीं हुई, क्योंकि कोई एविडेंस वहाँ पे नहीं थी। क्योंकि जब वो आइसोलेट नहीं होगा, नंबर 2 चीज़ें इसमें है। एक तो ये कि जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, जिसका ये बाल है, उसका ब्लड सैंपल होना जरूरी है, क्योंकि पहले उसका डीएनए निकाला जाएगा और फिर उस डीएनए सैंपल से फिर हेयर से डीएनए निकाला जाएगा, और फिर अगर वो दोनों मैच करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बाल इसी व्यक्ति का है। जब बाल उसी व्यक्ति का है और उसकी अंगूठी में फंसा है तो उसी के, इस दोनों का झगड़ा हुआ होगा और उसी ने वूंड वहाँ लगाए होंगे, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन तो वहाँ पे आया ही नहीं। खैर, ऐसे मैंने भी बहुत से केस किए हैं जहाँ पे हेयर सैंपल से या छोटे से कपड़े के टुकड़े से या बहुत ऐसी जगह पे, दीवार पे कहीं छींटा पड़ा है, उससे निकाल करके डीएनए, और हमने केसेस को सॉल्व करने की कोशिश की है। यह हमने काफ़ी जगह पर किया, हमने भी किया है। इस केस में वो एविडेंस पड़ी रही, लेकिन कोई पुलिस को इस तरह का एविडेंस नहीं मिल रहा था जिससे कि वो पटेल को, संदीप पटेल को जेल में डाल करके और एक्यूज बना के या कस्टडी दिखा करके उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सके। इसीलिए वो उसका डीएनए भी आइसोलेशन नहीं करवा रहे थे। काफ़ी समय बाद इसने
संदीप पटेल ने शादी कर ली और शादी के बाद में वही आदतन जैसा कि उसका व्यवहार था, एबनॉर्मल व्यवहार रहा होगा, उसने अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और उसने उसकी खूब पिटाई की और उस पिटाई में इसका ब्लड जो है निकल आया और वो कपड़ों पर लग गया उसकी वाइफ के। अब जब वाइफ उसकी पुलिस के पास में गई और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो पुलिस वालों ने उस ब्लड सैंपल को जो उसकी पत्नी ने कहा कि वो उसके हस्बैंड का है, उसको प्रिजर्व कर लिया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। और इस निमित्त उसका भी, क्योंकि अब वो एक्यूज्ड पर्सन था, अब संदीप पटेल एक केस में एक्यूज्ड थे और एक्यूज्ड होने के कारण उसका भी ब्लड सैंपल रख लिया गया डीएनए के लिए। जब ये सैंपल रख लिए गए और ये कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कि इस तरह से हमें जो सस्पेक्ट है उसका ब्लड मिल चुका है और हम उस सैंपल ऑफ सिंगल बाल को जो हमने रखा हुआ है उसका डीएनए आइसोलेशन करवाना चाहते हैं। कोर्ट ने परमिट किया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने परमिट किया और संदीप पटेल का डीएनए प्रोफाइल निकाला गया और उस हेयर बल्ब से जो इंटैक्ट था 28 साल बाद भी उससे भी डीएनए निकल आया। दोनों डीएनए को मैच किया गया और यह पाया गया कि संदीप पटेल ही है जिसने मरीना का मर्डर किया था उस फ्लैट में। इस तरह से एस्टेब्लिश हो गया और उसको एक्यूज्ड घोषित करके जेल में भेज दिया गया। यानी कि 30 साल बाद 30 इयर्स लेटर ऑफेंस होने के बाद में 2012-13 में उसका ब्लड सैंपल उनको मिला और उसके बाद 30 साल बाद उसको सजा हो गई। तो यह केस एक वास्तव में रिपोर्ट करने लायक है कि किस तरह से जो इस बात पे एम्फेसिस करता है कि कैसे एग्जिबिट्स को रखना चाहिए संभाल करके। हर पुलिस स्टेशन के साथ में एक एग्जिबिट स्टोरेज, हर मेडिकल कॉलेज में जहाँ पोस्टमार्टम्स होते हैं, मोर्चरी होती है, उसके साथ में एक एग्जिबिट स्टोरेज और उनके लिए रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था बहुत बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो सैंपल्स आपके उपयोग में आए हैं या जहाँ पे कुछ निर्णय नहीं निकल पाया है, उन एग्जिबिट्स को कहीं ना कहीं स्टोर किया जाए। यह संभावना, यह जो कालांतर में यूज़ नहीं आ सकती हैं, विसरा वगैरह हैं, या सारे रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल विसरा एक स्मॉल क्वांटिटी भी उनकी रखी जा सकती है, लेकिन जो एग्जिबिट बहुत ज़रूरी है उसको संपूर्ण रूप से रख लेना चाहिए। जैसे एक बाल तो रखा ही जा सकता है, तो ऐसे एग्जिबिट्स के प्रिजर्वेशन का कोई सिस्टम, कोई रास्ता होना चाहिए। हमारे यहाँ परिस्थिति ये है कि बहुत से एक्सीडेंट्स, मर्डर केसेस में इवन क्लोथिंग्स होती है, क्लोथिंग जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्लड से सनी होती है और जहाँ से बहुत सी एविडेंसेस बाद में निकाली जा सकती हैं, वो भी एग्जामिनेशन के बिना ही डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं। अक्सर डेड बॉडी के साथ में ही उनकी क्लोथिंग को भेज दिया जाता है, क्योंकि न तो हमारे पास उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, न ही उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने की व्यवस्था है। व्यवस्था मैं नहीं कहूँगा, अब तो आजकल खूब डॉक्टर्स मिल रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में भी, वह ऐसा ओरिएंटेशन नहीं है, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा हम चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। यही कारण है। मैं सोचता हूँ ये केस बहुत ही
एज ए सबक देने वाला है, और इससे हमें सबक सीखना चाहिए और अपने प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करना चाहिए। धन्यवाद।